आज ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर करते हैं। कल शुरुआत वहीं से करते हैं जहाँ पे कल फिनिश किया था। तो हमारा पहला एक क्वेश्चन था, उसको देखिए। थोड़ा सा इनोवेटिव टाइप का था। हम ये पैरेक्सियल और मार्जिनल रेस की चर्चा करी थी और ये कंसीडर निकला था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज ये फोकस से होकर के जाती है जहाँ F बराबर R/2, लेकिन ये सिर्फ बात पैरेक्सियल रेस के लिए ही सही है। फिर हमने क्वेश्चन दिया था कि जैसे ये मान लीजिए हमारे पास कोई कॉनकेव मिरर है और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R है, तो इसको मैक्सिमम कितनी एपर्चर का बना सकते हैं कि पूरे मिरर के लिए पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन ये वर्क करे। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। ये यहां से एक पैरेलल रेस डाल दी और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये सपोज कर लीजिए एंगल I है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और हमने कल ये फार्मूला डिराइव करते समय बताया था कि ये जो I एंगल है दैट शुड बी वेरी स्मॉल, और इतना स्मॉल कि I गोज टू 0 होना चाहिए। तो I गोज टू 0 होना चाहिए। तो अब यहाँ से जरा हम I लिखते हैं। अगर हम इस I को लिखें, ज्योमेट्री लगाते हैं, ये अपर्चर रेडियस R है एंड सपोज दिस एंगल I, तो ये भी एंगल I होगा। तो I साइन I इज इक्वल टू R/R। तो जब I टेंड्स टू 0 होगा तो ये स्मॉल r बाई कैपिटल R भी छोटा होना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये R इस R की कंपैरिजन में जितना छोटा होगा आपका मिरर उतना अच्छा वर्क करेगा पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन के लिए और एक यूनिक इमेज बनाएगा। तो दिस स्मॉल r विल बी मच लेस देन R। ये हमारे पास कंडीशन है और ये जितनी छोटी होगी उतना अच्छा ये वर्क करेगा। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, कोई इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है और ये डिपेंड करता है कि आप कितने हद तक एक्यूरेसी चाहते हैं। लेकिन अगर हम वो कैलकुलेशन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास टफ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि भाई I 0 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर I 0 होगा तब तो रेज इसके बिल्कुल पैरेलल ही जाएगी। ये जितना ज़्यादा ये हाइट होगा ये I उतना ही ज़्यादा होगा और ये R जितना कम होगा ये I उतना ही छोटा होगा। तो I 0 तो तब होगा जब स्मॉल r 0 होगा, तब तो मिरर बना ही नहीं। सपोज हम ये मानते हैं कि फॉर गुड इनफ हमारे पास I की वैल्यू, साइन I की वैल्यू सपोज 5 डिग्री से लेस होनी चाहिए। 5 डिग्री इज वेरी स्मॉल। तो अगर साइन I 5 डिग्री से लेस होना चाहिए, तो अब थोड़ी सी इसमें मैथ्स की बात है। तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जो साइन ऑफ 5 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं? अगर निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं निकाल सकते हैं तो देखो हम निकाल रहे हैं।
तुमने अब फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर एंगल छोटा हो तो मैं लिख सकता हूँ sin I is equal to I, but I should be in radian. I should be in radian. तो अगर हमारे पास ये I रेडियन में है तो हमारे पास साइन I कितना होगा, तो 5 डिग्री अपॉन, अब इसको रेडियन में बदलेंगे और रेडियन में बदलने का तरीका तुम लोग जानते ही हो, इसको पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और 180 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 डिग्री इज इक्वल टू 5 इंटू पाई बाई 180 रेडियन, एंड सिंस दिस इज स्मॉल एंगल तो साइन आई इज इक्वल टू आई यानी 5 पाई बाई 180, और साइन आई की वैल्यू हम जानते हैं, दिस इज आर बाई आर, और आई की वैल्यू 5 से कम होनी चाहिए, यानी साइन आई की वैल्यू 5 पाई बाई 180 से कम होनी चाहिए, यानी स्मॉल आर बाई कैपिटल आर की वैल्यू 5 पाई बाई 180 से कम होनी चाहिए। तो आर की वैल्यू पाई अपॉन, अब इसको अपॉन 180 इंटू 5 इंटू आर, इससे कम होनी चाहिए। तो आर मस्ट बी लेस देन, ये मेरे पास 5 6 15 5 6 31 पाई बाई 36 हो गया, और पाई की जगह लिख देंगे 3.14 अपॉन 36 इंटू आर। अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं तो इट इज नियरली आर बाई 12, बहुत ही नियरली वैल्यू निकाली है, 3.14 को इग्नोर कर दिया तो 3, तो आर की वैल्यू अगर आर बाई 12 से छोटी होगी तो इट विल वर्क्स इनफ, बढ़िया ये काम करेगा। नॉर्मली अप्रोक्सीमेशन भी यही होता है, आई को छोटा मानने में, अगर आई की वैल्यू 5 डिग्री से कम होती है तो साइन थीटा बराबर थीटा अच्छा वर्क करता है। तो ये हमारे पास ये कल वाला क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं, अभी कॉनकेव मिरर पर ही रहेंगे। तो कॉनकेव मिरर हमने दोबारा बनाया और ये मैंने एक, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ये इसका फोकस भी हम बना देते हैं, इसके बीच में होगा, और ये हमारे पास रूल बन गया एक कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से हो करके जाएगी। तो इफ रे, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू principal axis, it will pass through focus. अब ये पैरेक्सियल के लिए प्रूव किया था, लेकिन पूरे चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जब तक अदरवाइज स्टेट ना हो तब तक हम लोग यही मान के चलते हैं कि आइदर मिरर इज वेरी स्मॉल तो सभी रेस पैरेक्सियल हैं, और ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल और रेस पैरेक्सियल हैं, तभी फार्मूले वगैरह लगते हैं। अब इसका एक रिवर्सिबिलिटी से रूल बनेगा कि सपोज कोई रे इंसिडेंट रे है, वो फोकस से होती हुई आकर के मिरर पे पड़ रही है, तो अगर पैरेलल रेज फोकस से जा रही है, ये पैरेलल रेज आई और ये फोकस से गई, तो अगर ये फोकस से जाएगी तो रिवर्सिबिलिटी से पैरेलल हो जाएगी। तो कोई भी रे अगर फोकस से होती हुई इस मिरर पर पड़ती है
तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो रेज कमिंग फ्रॉम फोकस becomes parallel to principal axis, ये दूसरा रूल है। एंड थर्ड रूल इज वेरी ऑब्वियस। थर्ड रूल इज वेरी ऑब्वियस। सपोज ए रे is such that it crosses the center of curvature and you know very well ये एक एक्सिस के अलॉन्ग आ रही है और ये वाली लाइन मिरर के परपेंडिकुलर भी होती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हुआ तो ये अपनी ही डायरेक्शन में रिवर्स हो जाएगी। तो थर्ड ये है कि रेज कमिंग from center of curvature reverse back along its way। तो ये हमारे पास 3 मेजर रेज हैं जो कॉन्केव मिरर में हम जान गए हैं और इसी का हम लोग फ़ायदा उठा करके हम लोग इमेज बनाते हैं। तो लेट्स टेक ए पॉइंट, इससे इमेज बनाते हैं और आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशंस के लिए ये अपना अलग अलग बिहेवियर लेता है। तो सबसे पहले हम वही करते हैं जो आपको करवाया गया है 9th में 10th में 8th में, जब भी किया हो, वो है कि एक ऑब्जेक्ट लेंगे और उसकी हम इमेज बनाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के लिए फार्मूला डिराइव करेंगे और मैग्नीफिकेशन के लिए फार्मूला डिराइव करेंगे। आज के लेक्चर में ये कॉन्केव मिरर के लिए ये हम कर रहे हैं और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी फॉर्मूला यही आता है, तो उसको हम डिराइव नहीं करेंगे, यूज़ करेंगे और इमेज वगैरह बना करके देखेंगे। तो लेट्स एक कॉन्केव मिरर से एक जनरल ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं। इसको तुम लोग कंस्ट्रक्ट अपनी कॉपी भी कर सकते हो और जो कहा जाता है वो बिल्कुल सही होगा अगर तुम सही रूल फॉलो करो। एक कंपास लो, उसकी कुछ रेडियस लो और ऐसे एक आर्क खींच दो, मतलब ये सेंटर इसका सेंटर हो, उसके मिडिल पॉइंट पर फोकस बनाओ और आर्क का बिल्कुल मिडिल पॉइंट ठीक कंसीडर करो। तो अगर ज्योमेट्री से कंस्ट्रक्शन की तरह करोगे तो जो थ्योरी का रिजल्ट है वो तुम्हारे बनाने से भी मैच करेगा। अब हम इसको ऑन स्केल नहीं बना रहे हैं, तो इमेज कैसे बनाते हैं? ये एक इमेज बनाते हैं और हमें मालूम है कि इमेज बनाने के लिए कोई भी 2 रेज चाहिए होती हैं। तो पहली रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लेते हैं और ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से हो करके जाएगी। एक रे और ले लेते हैं और सबसे अच्छी रे है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दो ऐसे। तो ये वाली रे इस तरीके से चली जाएगी, अपनी ही डायरेक्शन में वापस चली जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, और ये हमारी दोनों रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे काट रही हैं। ये दोनों रेज ए से चल रही थी और यहाँ पे रियल काट रही हैं, तो ये ए की
रियल पॉइंट इमेज है ए प्राइम। अब देखो इसके बाद ये तो ऑब्जेक्ट हमने बड़ा सा बनाया है, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट ले लो, उससे भी ऐसी दो रेस चलाओ, तो वो दोनों जैसे ए, सपोज यहाँ पॉइंट कोई पी ले लें थोड़ा सा नीचे, तो पी की इमेज यहाँ इसी पे थोड़ा सा ऊपर बन जाएगी। तो एक ऑब्जेक्ट, लीनियर ऑब्जेक्ट को कई पॉइंट से मिलकर के बना हुआ माना जा सकता है, और हर पॉइंट की इमेज हम ट्रेस करेंगे, तो जो किताबों में ट्रेस करके नहीं दिखाई जाती है, तो ये मेरे पास इसी तरीके से बी की इमेज यहाँ बी प्राइम पर बन जाएगी, और ये एक बी इमेज बन गई। अब यहाँ पर कुछ कन्वेंशन है, आप लोग जानते ही हो। जैसे इसको हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पोल होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और इसकी परपेंडिकुलर लाइन जो पोल से होकर के जाती है उसको वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो इधर वाली सारी डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर वाली सारी डिस्टेंस नेगेटिव, ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव, और डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर करते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, हमारा ए बी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग u कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग u मान लेते हैं, यानी ए बी से इस पोल तक की डिस्टेंस ये u कहलाएगी। अब यहाँ पर वैल्यू रखते समय ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये लेफ्ट में है, सपोज ये 40 सेंटीमीटर पर रखी गई है, तो u की वैल्यू -40 होगी। इसी तरीके से इमेज की पोल से डिस्टेंस ये v मानते हैं, और सपोज ये इधर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, तो v की वैल्यू -20 होगी। और उसी तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से c तक की दूरी, तो ये जितनी भी होगी, सपोज रेडियस इसकी 30 है, तो ये -30, कॉनकेव मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर -30, क्योंकि ये लेफ्ट में है साइन के हिसाब से। और इसी तरीके से फोकल लेंथ भी माइनस में होगी। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 मानी है, तो ये 15 हो जाएगी, तो f बराबर -15। तो कॉनकेव मिरर के लिए हमारी जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये दोनों नेगेटिव होती हैं। और u तो हमेशा ही नेगेटिव लिया जाता है, क्योंकि किताब कह ही देती है ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखिए। और ये जो v है, ये इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, तो यहाँ बन रहा है तो v नेगेटिव है, और उधर बनेगा तो ये पॉजिटिव होगा। और हाइट वाइज अगर ये देखो जैसे उल्टा बना हुआ है, तो नेगेटिव लेंथ मानी जाएगी, अगर ये सीधा बन जाएगा तो पॉजिटिव मानी जाएगी। यही बात है ना। तो अब इसमें हम लोग फार्मूला अगर डिराइव करते हैं, तो फार्मूले के डेरिवेशन के बहुत सारे तरीके हैं, एक दो तरीके नहीं हैं, बहुत सारे हैं। पुराना कन्वेंशनल मेथड है, एरिया मेथड है, कोई भी तरीका अडॉप्ट कर लीजिए, लेकिन फार्मूला आएगा क्या, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो फार्मूला आएगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो फार्मूला इज मोर इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए। और अगर इसकी हमें मैग्निफिकेशन चाहिए, तो मैग्निफिकेशन हमारे पास होता है m, लीनियर मैग्निफिकेशन इसको कहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन, that is image size upon object size।
तो यहाँ पे इमेज साइज है तुम्हारे पास a प्राइम b प्राइम और ऑब्जेक्ट साइज है ए बी। ये रेशियो निगेटिव होगा क्योंकि ये ऊपर बना हुआ है, ये नीचे है, तो ये मैग्निफिकेशन यहाँ निगेटिव होगा। अगर ये भी ऊपर बन जाती तो दोनों पॉजिटिव रहती लग तो ये पॉजिटिव होता। तो जो भी हो, इसमें अगर हम इसको कन्वेंशनली ऑब्जेक्ट साइज को एनसीईआरटी के हिसाब से h और इमेज साइज को h डैश लिखते हैं, तो लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h प्राइम अपॉन h और ये माइनस v अपॉन u के बराबर आता है। तो ये हमारे पास दो रिजल्ट हैं और पहला ये है, ये गॉसियस लेंस फार्मूला है और दूसरा ये लीनियर मैग्निफिकेशन फार्मूला है। और हमें अगर इनकी प्रैक्टिस अच्छी है तो हम स्फेरिकल मिरर के लिए सारे क्वेश्चंस लगभग कर सकते हैं। और अभी ये मिरर कौन हो जाएगा तो भी ये फार्मूला वैलिड होगा। बस कॉन्वेक्स मिरर में फर्क क्या होगा, इसका उधर खुल जाएगा, पॉलिश इधर रहेगी, तो U तो निगेटिव रहेगा लेकिन F और R की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। कॉन्वेक्स मिरर में आप जानते हैं ना, ये ऐसे रहता है। और ये हमारा कन्वेंशन है कि ऑब्जेक्ट तो हम हमेशा लेफ्ट में ही रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो U तो निगेटिव ही रहेगा, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस राइट में पहुंच जाएंगे तो F और R की वैल्यू कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव रखी जाती है। अब ये फार्मूला आया कैसे, इसके बारे में भी जरा दिमाग लगाया जाए। तो देखो, अब इसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको मोस्ट ट्रेडिशनल वे से डिराइव कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल कौन कौन से हैं आप देख सकते हो। राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ये राइट एंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया। और ये सिमिलर है अनदर राइट एंगल ट्रायंगल A प्राइम B प्राइम एंड C। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं क्योंकि ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं, बराबर हो गए, ये दोनों 90 हैं, तो तीसरा तो अपने आप बराबर होगा, तीनों एंगल सेम है। तो अगर ये सिमिलर ट्रायंगल हैं तो रेशियोज बराबर होंगे। तो आई कैन राइट AB अपॉन A प्राइम B प्राइम, AB अपॉन A प्राइम B प्राइम is equal to this distance BC upon this distance B prime C। तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आया। और इसके बाद मैं एक इक्वेशन और लेता हूं, एक दो ट्रायंगल और लूंगा, वो इन दोनों ट्रायंगल को लूंगा, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया और ये P प्राइम है। और अब कि मैं इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर कर रहा हूं, तो अगर इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करूंगा तो एक बार फिर से देखो, ये दोनों बराबर हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये 90 डिग्री के हैं, तो फिर ये सिमिलर हो गए। और ये कुछ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मान लो, सपोज ये पॉइंट हमारे पास जहां ये इंसिडेंट रे पड़ रही थी, इसको Q कह दिया। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल Q प्राइम P प्राइम F, Q प्राइम P प्राइम F सिमिलर टू A प्राइम B प्राइम F। तो यहां से P प्राइम Q अपॉन A प्राइम B प्राइम इज इक्वल टू FP प्राइम डिवाइडेड बाई FB प्राइम। ये सेकंड हो गया। और अब इन दोनों को कंपेयर कर
तो देखो ये ए बी और ये क्यू प्राइम पी प्राइम ये दोनों बराबर होंगे, तो ये वाली चीज ए बी और ये पी प्राइम क्यू प्राइम ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है और ये परपेंडिकुलर पड़े हुए हैं। तो मतलब ए बी प्राइम और ए बी और ए बी प्राइम और पी प्राइम क्यू और ए प्राइम बी प्राइम एक ही लेंथ के रेशियो हैं, तो यानी ये दोनों भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे चूंकि ये दोनों सेम है इसलिए ये दोनों रेशियो भी बराबर होंगे, तो हम लिख देंगे बी सी अपॉन बी प्राइम सी इक्वल टू एफ पी प्राइम अपॉन एफ बी प्राइम। अब यहां पर फिर वही चीज आती है कि पहली बात तो इन सारी डिस्टेंसेस को हम अपने u, v और f के रेशियो टर्म्स में लिखेंगे, और दूसरा है कि अप्रोक्सीमेशन लेंगे। हम शुरू से करके चिल्ला रहे हैं कि पैरेक्सियल रेज हैं, ये मिरर बहुत छोटा है, तो यू कैन एज्यूम दैट कि भाई दिस इज तो f है एंड ये पैरेक्सियल रेज हैं, तो मतलब ये पॉइंट भले ही हमने आपको समझाने के लिए दूर बनाया है, इन प्रैक्टिकल सेंस इट इज वेरी क्लोज टू द p, तो ये p प्राइम और p जो है ये ऑलमोस्ट कोइंसाइड करेंगे। तो यहाँ पे पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन आ जाता है। जब भी आपने 10th में फार्मूला डिराइव किया या 8th में डिराइव किया या कभी भी किया, तो हमेशा ये चीज लिखी जाती है कि p प्राइम p डिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, यानी मैं एफ पी प्राइम को एफ पी लिख दूंगा, और जहां तुम्हारे सर ने ये लिखा बी सी अपॉन बी प्राइम सी इज इक्वल टू एफ पी अपॉन एफ बी प्राइम, तो तुम तुरंत समझ लेना कि पैरेक्सियल आ गया। यानी ये फार्मूला जो निकलेगा वो तभी निकलेगा जब ये पॉइंट क्यू पी के बहुत पास हो, यानी रेस पैरेक्सियल हो, और यानी हम ये फार्मूला तभी लगाएंगे जब पैरेक्सियल रेस चल रही है। तो ध्यान नहीं देते हैं, बस रटने में प्रूफ में लिख देते हैं, इसके बाद ये किया जाएगा, इसके बाद ये किया जाएगा, और बस आईआईटी क्या करता है कि आईआईटी उसको फिर उसी पे जो तुमने नहीं समझा है और डायरेक्ट रट लिया उसी पे क्वेश्चन कर देता है। अब मामला सिंपल है, जब मैंने एफ पी प्राइम की जगह एफ पी लिख दिया तो पी से मेजर करके लिखो, तो देखो ये बी सी है तो ऐसे लिखेंगे पी बी माइनस पी सी, सबको पी से चलेंगे, पी बी माइनस पी सी, और ये बी प्राइम सी है तो इसको लिखेंगे पी बी प्राइम माइनस पी एफ, पी बी प्राइम माइनस पी एफ, और ये तो एफ पी है ही है, और एफ बी प्राइम ये है, तो ये हो जाएगा पी बी प्राइम माइनस पी एफ। अब देखो क्या करेंगे, अब अपने टर्म्स यूज करेंगे। देखो पी बी क्या है, पी बी यू है, लेकिन इसको माइनस यू लिखेंगे, तो माइनस यू माइनस ये पी सी आर के बराबर है, और r की वैल्यू 2f के बराबर होती है, तो इसको माइनस 2f लिखेंगे। पी बी प्राइम ये v है लेकिन इसको माइनस v लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट में है, और माइनस पी एफ ये फोकल लेंथ है तो माइनस f लिखेंगे, यहाँ पे माइनस f लिखेंगे, और यहाँ पर फिर माइनस v पी बी प्राइम माइनस ये बी डैश सी था, तो पी सी माइनस, ओ ये मैंने गलत लिख दिया, ये जो बी डैश सी था, बी डैश सी था, इसको लिखेंगे पी सी, सॉरी पी सी माइनस पी बी प्राइम, ये बी डैश सी था,
तो इधर वाला हो जाएगा PC क्या है, PC तो R है तो -2F और ये -V है PV प्राइम, और ये -V ये -F आ गया। और इसके बाद भैया कुछ नहीं करना है, बस वो 8th क्लास की अलजेब्रा है। देखिए ये -U + 2F हो जाएगा, ये आ जाएगा -U + 2F अपॉन -2F + V और इज इक्वल टू -F अपॉन -V + F गुणा अप्लाई करेंगे तो UV -2FV -FU + 2F स्क्वायर इज इक्वल टू 2F स्क्वायर -FV। तो मेरे पास ये 2F स्क्वायर कट गया तो आ गया UV -FV -FU बराबर 0। तो मेरे पास ये आ गया FV + FU बराबर UV। अब हमने डिवाइड कर दिया UVF से, डिवाइड बाई UVF, तो FV अपॉन UVF प्लस FU अपॉन FVF UVF और इक्वल टू UV अपॉन UVF। अब यहाँ पे कई चीज़ें कटेंगी, जैसे F और V कट जाएंगे, यहाँ पे F और U कट जाएंगे, यहाँ पे U और V कट जाएंगे। तो फॉर्मूला आ गया 1/U + 1/V = 1/F। ये मेरे पास एक फार्मूला आ गया, ये पहला था, इसको गॉसियन फार्मूला कहते हैं। दिस इज वैलिड फॉर स्मॉल अपर्चर ऑफ मिरर। मिरर में भी कॉन्वेक्स और कॉनकेव, एनी स्फेरिकल लेंस इज पॉसिबल। एंड सेकेंड, ये जो मैग्निफिकेशन वाला था तो उसके लिए भी देख लेते हैं, इसी में देख लेते हैं। बहुत जगह है, बहुत छोटा है। एक रे हम A से चलाते हैं जो P पर पड़े, ये अब ये जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा। बट आई हैव गॉट द इमेज ऑफ A, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रे भी 8' से होकर के जाएगी। और अब मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कंसीडर करूंगा। तो ये इमेज थोड़ी सी फिगर कॉम्प्लेक्स हो गई है, लेकिन फिर भी ठीक है, पॉज करके देख लीजिएगा। ये दो ट्रायंगल हैं हमारे और ये दोनों भी सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर हैं? ये दोनों इसलिए बराबर हैं क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों 90 डिग्री हैं। तो जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो यहाँ पर सिमिलर की प्रॉपर्टी लिखो, AB डिवाइडेड बाई A', B' इज इक्वल टू BP और डिवाइडेड बाई B'P। वैल्यू रखो, AB H है, ये -H' है। इसको -H' क्यों लिखा भाई? क्योंकि ये नीचे बना हुआ है, साइन के साथ रखेंगे। और VP अभी कई बार रख चुके हैं -U और ये आ जाएगा -V। तो मेरे पास आ गया, ये कैंसिल होकर के सिंप्लीफाई करके होके आ गया H' अपॉन H, जो कि लीनियर मैग्निफिकेशन है, दैट इज इक्वल टू V अपॉन U। ये हमारे पास दूसरा बेसिक रिजल्ट है। और अगर ये दोनों रिजल्ट हम लोगों को आते हैं तो हम लोग बड़े आराम से
कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्केव मिरर, इनके सारे केसेस, कॉन्केव मिरर के बहुत सारे केसेस होते हैं, आपको याद होगा। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज फोकस पे बनती है, फिर वो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता है वैसे वैसे इमेज दूर हटती है, साइज बढ़ता जाता है, अंत में वर्चुअल भी हो जाती है। तो वो सारे केसेस आई कैन एक्सप्लेन बाय दीज टू रिजल्ट्स। कॉन्वेक्स मिरर के भी सारे केसेस हम लोग इन दो रिजल्ट से कर सकते हैं। और मोर ओवर अगर ऑब्जेक्ट ये चलने लगता है तो ऑब्जेक्ट और इमेज की स्पीड का भी कैलकुलेशन हम इन्हीं दोनों फार्मूलों की हेल्प से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया है एंड लेट्स सी कि सपोज एक कॉन्वेक्स, पहले हम एक कॉन्वेक्स मिरर लेंगे, ये चलो पहले अभी कॉन्केव पे ही रखते हैं, और एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसकी इमेज बनाते हैं और देखते हैं कि कहाँ बनती है। तो ये देखिए आप, ये एक कॉन्केव मिरर है और हमने एक ऑब्जेक्ट को बिल्कुल इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रख दिया गया है और ये सपोज इसकी हाइट h है। अब हम इसकी इमेज ट्रेस करते हैं। तो देखो इमेज ट्रेस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, तो बजाय इसके कि हम पहले इमेज ट्रेस करें ज्योमेट्रिकली जैसा कि बुक में किया जाता है, आप लोग पहले यही करते हो, लेकिन हम थोड़ा उल्टा कर रहे हैं, हम पहले फॉर्मूला लगाते हैं। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो इमेज की तो पोजीशन निकालनी है और u की वैल्यू -2f रख देंगे क्योंकि ये नेगेटिव है, और f की वैल्यू भी नेगेटिव रख देंगे तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव है। तो 1/v इज इक्वल टू -1/f प्लस 1/2f। तो ये 2f, तो -2 प्लस 1, तो v इज इक्वल टू -2f ही आ रहा है। अब ये फार्मूला क्या, ये आंसर क्या बता रहा है, मतलब इमेज भी यहीं बनेगी, जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज भी बनेगी। और जरा साइज निकाल लें, तो h प्राइम अपॉन h इज इक्वल टू -v अपॉन u। तो h प्राइम इज इक्वल टू -v भी -2f है, u भी -2f है, इंटू h, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, h प्राइम इज इक्वल टू -h, यानी इमेज उल्टी बनेगी, माइनस आया है यानी उल्टी बनेगी और इसमें बिल्कुल बराबर होगी। तो कॉन्केव मिरर के केस में व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज हमारी इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगी, इधर रियल बनेगी, इधर जितनी भी इमेजेस बनेंगी रियल बनेंगी क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे वास्तव में काट रही है। नंबर 2, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बनेगी। नंबर 4, इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड बनेगी यानी इसकी उल्टी बनेगी, निगेटिव साइन है। नंबर 5, इक्वल बनेगी, साइज में बराबर है। और नंबर 6, मैग्निफिकेशन -1 होगा। मैग्निफिकेशन अगर निकालो तो दोनों के साइज का रेशियो निगेटिव है और साइजेस इक्वल है, तो -1 बनेगी। इतनी चीजें मालूम है। अब जब हम इसको ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास
हो सकता है कि ठीक यहाँ पे न बने इमेज, क्योंकि मैंने बताया था ये ऑन स्केल नहीं है। तो तुम लोग घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कंपास ले लो, ऐसे आर्क बना लो, उसका मिडिल पॉइंट लेके मिला दो, ठीक आधा लो और तब रे डायग्राम को ट्रेस करो, तो इमेज तुम्हारी कंस्ट्रक्टली भी यहाँ पे बिल्कुल सही बन जाएगी। यहाँ पर तो मैं रफली बना देता हूँ। देखो ये ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस पे चली रेस और ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से चली जाएगी। और अब यहाँ पे कोई ऐसे रेस तो इधर पड़ेगी नहीं। इससे जो रेज अगर ऐसे ले जाओगे तो इधर तो पड़ेगी नहीं, तो फोकस से चलाएंगे। तो ये हमने फोकस से चला दिया और इसको जब काटेंगे तो ये ऐसे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के बाद पैरेलल आ जाएगी और ये रेज यहाँ पर मिल गई। तो ये बी प्राइम और ए प्राइम, ये देखो इमेज बिल्कुल बराबर बन गई। तो ज्योमेट्रिकली भी हमें मालूम और ये बराबर। तो इस केस को अच्छा दिमाग में बैठा लेते हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल आमने सामने दोनों डटी हुई है ना, तो ऑब्जेक्ट अगर इधर जाता है तो इमेज इधर भागेगी, और अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज इधर भागेगी। तो अब देखो यहाँ पे जो इसके बाद वाला केस है, सपोज ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर नहीं है बल्कि इससे थोड़ा सा और दूर चला गया, तो क्या होता है? तो इसमें हम दूसरे कलर से बना देंगे और भले ही हमारी इमेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए लेकिन तुम्हें समझ में अच्छा आ जाएगा। तो हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा दूर कर देते हैं इससे। तो ये देखो ऑब्जेक्ट को हमने यहां से थोड़ा सा दूर कर दिया। ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट, अब ये पैरेलल रेस चलाई, ये ऐसे गई, तो इस रे पे तो कोई असर हुआ नहीं। लेकिन अब ये जो रेज ऐसे जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अब तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रेज मिल जाएगी। ऐसे गई तो ये इसी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो देखो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज यहां काट रही हैं, तो ये इमेज बनी। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, सपोज इसका नाम पी क्यू रख दें, तो ये इमेज तुम्हारी पी प्राइम क्यू प्राइम बन रही है। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो इमेज जस्ट उसके नीचे, लेकिन जब ये इधर चला गया तो इमेज इधर चली गई और छोटी भी हो गई। अब ऑब्जेक्ट जितना इधर जाता जाएगा इमेज उतनी ही इधर चली जाएगी और छोटी होती चली जाएगी। कहां तक वो भी देखते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट मान लीजिए इधर नहीं गया, इधर आ गया, भी देख लेते हैं। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां आ गया, इसका भी कुछ नाम रख लो, ST रख लो। तो ये पैरेलल रेज ली, इमेज खींचने का तरीका सबका यही होता है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चली गई। और अब यहां से ये फोकस वाली रे ले ली, ऐसे गई और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये देखो यहां, अब ये दोनों रेज यहां काट रही हैं तो इमेज ये बनी। तो क्या कंक्लूजन निकला कि अगर ऑब्जेक्ट इधर जाएगा टुवर्ड्स द मिरर जाएगा तो इमेज अवे फ्रॉम द मिरर चली जाएगी और ये साइज में बड़ी हो जाएगी। ये मैं इसलिए इस तरीके से बता रहा हूं क्योंकि इससे तुम लोगों को याद रहेगा, समझे? इससे तुम लोगों को याद रहेगा। अब यहाँ पर देखो, इसको खिसकाना शुरू करते हैं, इसको इधर खिसकाना शुरू करते हैं, तो ये बात अच्छी तरीके से समझ गए कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर था तो इमेज उल्टी थी, जस्ट इक्वल थी और वही थी।
और अगर ऑब्जेक्ट आगे शिफ्ट करता है तो इमेज पीछे शिफ्ट करती है और बड़ी हो जाती है, और अगर ऑब्जेक्ट पीछे हो जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर हो जाता है, तो इमेज आगे शिफ्ट कर जाती है और छोटी हो जाती है। अब इसको इधर तो कोई और पॉइंट है नहीं, तो इसको जितना दूर करते चले जाओगे इमेज उतनी ही आगे बढ़ती चली जाएगी और छोटी होती चली जाएगी। तो मैक्सिमम कितनी दूर ले जा सकते हैं? मैक्सिमम इन्फिनिटी पे ले जा सकते हैं। तो जब इन्फिनिटी पे ले जाओगे ना, तो यहां पर इमेज जस्ट यहां पर आ जाएगी फोकस पर, और इसका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाएगा, बिल्कुल पॉइंट की तरीके से हो जाएगा। और सबसे बड़ी गंदी बात क्या है कि उसकी फिगर हम लोग नहीं बना पाते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। तो बहरहाल कोशिश करते हैं। तो ये मेरे पास कॉनकेव मिरर है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और सपोज हमने ऑब्जेक्ट को यहां फोकस पे ही रख दिया, तो इमेज कहां बननी चाहिए? तो देखते हैं। ये मैंने एक रे चलाई और ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी। आप समझ सकते हो क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। और ये मैंने एक रे ली इधर जाने वाली, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में है, तो ये रिफ्लेक्ट होके इसी डायरेक्शन में आ जाएगी। और ये दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब पैरेलल हैं तो मतलब इन्फिनिटी पर मिलेंगी। डाइवर्जिंग तो नहीं है कि हम कह दें कहीं नहीं मिलेगी, तो इसको मानते हैं कि इन्फिनिटी पर मिलेगी। यानी अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे आ जाए तो इमेज इन्फिनिटी पर पहुंच जाती है। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे आ जाता है तो इमेज हमारी इन्फिनिटी पर बन जाती है, और इसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है, इनफाइनाइटली लार्ज होता है। फॉर्मूले से बहुत आसानी से निकलता है। देखो 1/v + 1/u = 1/f। तो v निकालने की तमन्ना और u की वैल्यू -f और ये f की जगह -f, तो 1/v = 0, तो v = इन्फिनिटी आ गया। ये बहुत दूर बन जाएगी। और अगर इसके उल्टे, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो अब इन्फिनिटी तो हम बना नहीं सकते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो ये रेज और ये रेज छोटी होती चली जाएगी। आप समझ सकते हो कि ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, यहां पर भी हो, यहां पर भी हो, तो ये पैरेलल वाली रेज तो सेम रहेगी, ये ऐसे ही जाएगी। लेकिन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रेज इसमें यहां से जाएगी, तो देखो ये कट रही है, इसमें यहां से जाएगी तो ये कट रही है, इसमें यहां से जाएगी तो ये कट रही है। तो देखो ये छोटी होती चली जा रही है, और दूर जाएगी तो देखो ये और छोटी हो जाएगी। ये पॉइंट कहां शिफ्ट को हो रहा है? फोकस पे हो रहा है। तो यानी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो हमारी इमेज फोकस पर बनेगी, और तब ये बहुत छोटी होगी। फॉर्मूले से आ जाएगा, u को इन्फिनिटी रख दो तो v बराबर -f आ जाएगा। तो समझ में आया? और तो इधर वाला कॉलम तो पूरा हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था ऑब्जेक्ट, वही बनी, बराबर बनी। दूर चलते चले गए, इमेज फोकस की ओर टर्न होती चली गई, छोटी होती चली गई, और जब जस्ट वो इन्फिनिटी पर पहुंच गई तो इमेज फोकस पर भी बनी, बिल्कुल छोटी पॉइंट साइज की बनी। और अगर इधर बढ़ाते हैं मिरर की तरफ तो इमेज इधर भागने लगती है, बड़ी होती जाती है, और ऑब्जेक्ट जब फोकस पे हो जाता है तो इमेज इन्फिनिटी पर बन जाती है, बहुत बड़ी बन जाती है। ये सब हमारी इन्वर्टेड इमेज ही है, सब मिरर के सामने बन रही हैं। अब इसके बाद वाला केस लेते हैं,
ऑब्जेक्ट तो इसके आगे भी आ सकता है, तो अगर ऑब्जेक्ट इसके आगे आएगा तब क्या होता है। सपोज ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, तो ये पैरेलल रेज चलाई और ये प्रिंसिपल एक्सिस के बाद फोकस से जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, और एक वो रेज ली जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में जा रही है, जैसे ये, तो ये तो इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और देखो अब ये पैरेलल नहीं है कि हम मान लें इन्फिनिटी पर मिलेंगी, ये डाइवर्जिंग है, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। तो जैसे फोकस पे ऑब्जेक्ट होता था, दोनों रेज पैरेलल थी, कहीं नहीं मिलती नजर आ रही थी, तो हम लोग मान लेते थे कि ये इन्फिनिटी पर मिलेंगी। बट वी कांट एज्यूम दिस सिचुएशन हियर बिकॉज रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल, दे आर डाइवर्जिंग। तो ये कहीं से आती हुई अपीयर होंगी ये, और यहां इन दोनों को आगे बढ़ाओ तो ऐसे बनेगी। तो ये देखो इमेज हमारी बड़ी भी बनी है और मिरर के पीछे भी बनी है, ये वर्चुअल है, इरेक्ट है। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में आ जाता है तो इमेज हमारी बड़ी हो जाती है, ऑब्जेक्ट से बड़ी हो जाती है और सीधी हो जाती है, मिरर के पीछे चली हो जाती है, वर्चुअल हो जाती है, सिचुएशन बदल जाती है। और जितना आप आगे लेते जाओ तो हम और आगे कर दें, तो देखिए और आगे करने पर क्या होता है। और आगे करोगे तो मान लो यहाँ आ गई, तो ये रेस गई, इस पे तो कोई पैरेलल वाली पे असर नहीं पड़ा, लेकिन ये मेरे पास रेस सेंटर वाली लाइन वाली ऐसे गई, तो ये हमारे पास ये कहीं पहले मिल जाएगी। तो यानी अब ऑब्जेक्ट और अगर आगे जाएगा तो इमेज जहां भी बन रही थी उससे इधर मिरर की ओर आएगी, छोटी होती जाएगी। यानी अगर ऑब्जेक्ट फोकस से जरा सा आगे है तो इमेज बहुत बड़ी है और सीधी है, लेकिन जब आगे बढ़ेगा तो ये मिरर की ओर भागेगी, इधर नहीं भागेगी। हमेशा ऑब्जेक्ट और इमेज उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं, तो ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है तो इमेज इधर चलेगी, तो ये इधर चलेगी और साइज छोटी होती चली जाएगी। तो ये मेरे पास कॉनकेव मिरर के इमेज के केसेस थे। ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट रियल था। और अब एक कॉन्वेक्स मिरर की इमेज और बना दें। ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये पैरेलल रेज है, ये फोकस से आती हुई अपीयर होगी। अब ये पैरेलल रेज है, अब ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जा तो सकती नहीं, पैरेलल से आती हुई अपीयर होगी। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाने वाली रेज है, तो ये इसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। तो ये दोनों यहां से आती हुई अपीयर होंगी। तो ए प्राइम ए बी की इमेज, ये ए प्राइम बी प्राइम बन जाएगी। तो ये इमेज छोटी भी है और साथ में मिरर के पीछे है, यानी वर्चुअल है। हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में यही होता है। और अगर ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो जैसा कि मैंने बताया कि ये दोनों उल्टी डायरेक्शन में जाती हैं, तो अगर ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, जैसे यहाँ पर है, तो ये इधर आगे बढ़ने लगेगी और छोटी होती चली जाएगी। और अगर ऑब्जेक्ट इधर चलेगा तो इमेज इधर चलने लगेगी, ये बड़ी होगी। तो कॉन्वेक्स मिरर में एक ही केस है, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, ये इमेज हमेशा वर्चुअल बनाता है, सीधी बनाता है, ऑब्जेक्ट से छोटी बनाता है, मिरर के पीछे बनती है, और विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ये सीधी होती है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था और मिरर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कल हम लोग इसके 2-4 न्यूमेरिकल करेंगे, 2 अच्छे केसेस करेंगे, और ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो इमेज की स्पीड निकालेंगे और उसके साथ ये कोर्स खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग रिफ्रैक्शन शुरू करेंगे।